हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए फटाफट एक बार फिर से आप सभी लोग क्लास पे आ जाइए। एक बार फिर से जो है साइंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ में लेकर के आ चुका हूँ। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाले चैप्टर से है, जिसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम्स पे आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट का एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और साथ में सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। और साथ में यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्टैंड अप क्लासेस का, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। और साथ में जाकर के इस क्लास का पीडीएफ लेकर के नोट बनाते रहिए। और टेलीग्राम पे आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि डेली वहाँ पे क्विजेस कराया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, साथ में ग्रुप डिस्कशन आपके साथ में किया जाता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फायदे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ एक बार आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। और मैं आपको बता दूं, महा पीडीएफ जो मैंने बताया था अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा महा पीडीएफ, उसमें आपका साइंस और जीके का जो है सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश वाले सेक्शन पे जो है काम हो रहा है, तो बस इंतजार करिए। एग्जाम में 30 नंबर जो है दे करके जाएगा आपको अकेले महा पीडीएफ, 30 में 30 पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, मैंने इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस मेथड पे, मतलब जिस तरह का ये सवाल दिया गया है, बिल्कुल इसी इसी मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सवाल जो है आपके एग्जाम में एक से दो सवाल जरूर रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, इस पर कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A 250 watt electric bulb is lighted for 5 hours daily and 4 6 watt bulbs are lighted for 4.5 hours daily. Calculate the energy consumed in kilowatt hour in the month of February. ठीक है, कह रहा है कि एक 250 वाट का बिजली का बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, और 4-6 वाट के बल्ब प्रतिदिन 4.5 घंटे जलाए जाते हैं। फरवरी के महीने में खपत ऊर्जा किलोवाट हावर में जो है, किलोवाट में इसकी गणना करें। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 33.53 किलोवाट हावर। ऑप्शन नंबर बी है 39.52 किलोवाट हावर। ऑप्शन नंबर सी है 38.02 किलोवाट हावर। और ऑप्शन नंबर डी है 36.56 किलोवाट पर आवर। फटाफट सॉल्व करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा, और वो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पावर टोटल वो कंज्यूम हुआ है और टाइम कितने समय के लिए, तो वो आपका जितना भी एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो। सबसे पहला जो आपका बल्ब है वो कितने वाट का है? 250 वाट का है। तो इसको 250 वाट कितने देर तक चला? ये 5 घंटे प्रतिदिन चलता है, 5 आवर्स। ठीक है, इनटू कितने दिन, हमें किस मंथ का कैलकुलेट करना है? फरवरी का। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन हम मान के जो है कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो लीप ईयर होता है वो 4 साल पे होता है, तो लीप ईयर तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो फरवरी जो है कितने दिन का होता है? 28 दिन का। तो यहाँ पे 28 दिन के साथ में कैलकुलेट करेंगे, प्लस करिए। अब दूसरा जो दिया गया देखिएगा, दूसरा जो दिया गया वो दिया गया कि 4 बल्ब हैं 6 वाट के, तो कितना हो गया टोटल? 24 वाट हो गया ना। तो 24 हो गया ये, इनटू कितने जो है घंटे रोज जलते हैं? 4.5 घंटे, 4.5। ठीक है, इनटू कितने दिन? 28 दिन, फरवरी के महीने में पूछ रहा है। अब यहाँ पे अपान कर दीजिए 1000 से। अब आप पूछोगे सर ये 1000 क्यों कह रहा है? क्योंकि भैया ये दिया गया है वाट में, और यहाँ पे आंसर एनर्जी का जो पूछ रहा है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम का किलोवाट घंटा में, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो यानी जो है 1000 वाट बराबर कितना होता है? नोट कर लीजिएगा, 1000 वाट बराबर होता है कितना? 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 250 गुणे 5 गुणे 28, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये नियर अबाउट आपका होगा समथिंग समथिंग में जो है मैं आपको बता देता हूँ 35,000। ठीक है, तो ये होगा 35,000। सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका नियर अबाउट में होगा 3024। ठीक है, और अपान जो है 1000, तो बराबर करिए ज़रा, बराबर ये हो गया आपका 38,024। ठीक है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो बराबर ये निकल गया आपका आंसर। कितना निकलेगा?
38.024 किलोवाट हावर। अब किलोवाट तो आपका ये आपने कन्वर्ट किया क्योंकि आपने वो किया था, ठीक है, किलोवाट हो गया। हावर मतलब भाई टाइमिंग भी तो इसमें दिया गया है, ठीक है, तो टाइम भी लगेगा, किलोवाट हावर में लेके आना था, तो ये हो गया 38.024 किलोवाट हावर। तो इसका इतना आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखिए, ई बराबर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना एक चीज ध्यान देना, बिल्कुल इसी जो है इसी पे मतलब इसी तरह के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का बल्ब जो है इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड 5 घंटे पर डे यूज किया जाता है, और एक जो है 460 वाट के बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे यूज किए जाते हैं। तो अब जनवरी के महीने में पूछ रहा है, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ई बराबर देख लीजिएगा, ई बराबर पी इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो बल्ब है वो 100 वाट का है, इंटू कितने कितने घंटे रोज जलता है, 5 घंटे, इंटू एक कितने दिन के लिए, 31 दिन के लिए, प्लस कर लीजिए। दूसरा जो है 4 बल्ब है, यानी जो है 60 वाट का 4 बल्ब, तो 240 वाट हो गया आपका ये, ठीक है, इंटू मतलब 240 वाट का खर्चा रोज जो है 5 घंटे होता है। और कितने दिन तक, 31 दिन, जनवरी 31 दिन का होता है, इसीलिए 31 मैंने रखा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 1000 कर दीजिए, किलोवाट घंटा में यहाँ पे देख लीजिएगा, किलोवाट घंटा में आपका आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट जब सॉल्व करेंगे आप, तो एक हो जाएगा आपका 15,500, अब प्लस दूसरा वाला आपका हो जाएगा 37,200, ठीक है। अपान 1000 कर दीजिए, इसको बराबर करेंगे तो ये समथिंग नियर अबाउट में होगा 52,700, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 52,700 हो जाएगा। उसके बाद 1000 से यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 52.7 किलोवाट घंटा, ठीक है, क्या कितना हो जाएगा, 52.7 किलोवाट घंटा। तो इतना आंसर कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इतना आंसर कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, 52.7 किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान तरीके से सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, आप फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा है कि द्रव्य में विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो भाई आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन, ठीक है, आयंस होते हैं। वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्रव्य में जो है विद्युत धारा किनके द्वारा उत्पन्न की जाती है, आयंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सबसे अच्छा पूछ रहा है, हमेशा आप पढ़ते आए हो, फटाफट कमेंट करो। कॉपर का तार तो होता है, आयरन का भी जो है वायर आता है, लेकिन सबसे अच्छा पूछ रहा है, एल्युमिनियम का भी आता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे अच्छा कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे रेजिस्टेंस बेहद कम हो, समझ रहे हैं, प्रतिरोध यहाँ पे बेहद कम हो, तो चांदी में होता है भाई ऐसा, ठीक है। सबसे बेस्ट विद्युत का सबसे बेस्ट जो है आपका कंडक्टर चांदी है, ठीक है, इन तीनों के अपेक्षा चांदी, ठीक है, सिल्वर। हाँ जी दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन दी, कह रहा है कंडक्टर का प्रतिरोध में वृद्धि होता है निम्नलिखित में वृद्धि के कारण। बेहद आसान है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया, फटाफट कमेंट करिए। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यदि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। या फिर जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यदि कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा कंडक्टर का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र यदि बढ़ा दिया जाए तो भी जो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग दे रहे हो, फटाफट कमेंट करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी जो है किसी कंडक्टर का यदि रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो जो है क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, जब जैसे ही जो है प्रतिरोध यदि इंक्रीज होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर यदि कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो प्रतिरोध में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। और साथ में अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि इंक्रीज होता है तो भी क्या होगा, उसके जो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव कर सकेगा कंडक्टर में, ठीक है। जितना ही जो है कम, देख लीजिएगा, जितना ही कम जो है रेजिस्टेंस होगा उतनी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में मूव कर सकेगा बिना किसी एनर्जी और हीट के, ठीक है, मतलब बिना किसी जो है एनर्जी और हीट को लूज किए जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में जो है मूव कर सकता है, यदि रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। और यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर क्या होगी,
वही वेस्टेज ऑफ एनर्जी, आपका जो है वही करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स वेस्टेज अब मतलब थोड़ा क्या होगा, हीट और एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर एरिया बढ़ा दिया जाए, अब एक बात बताइए, पतली सी एरिया अगर इसमें जो है करंट फ्लो कराया जा रहा है, ठीक है, और ये आपका अगर थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो इसमें एनर्जी और हीट ज़्यादा लूज होगा कि इसमें लूज होगा। ठीक है, जहाँ पे एरिया कम है तो इसमें कम लूज होगा, इसमें ज़्यादा लूज होगा, तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए टाइपिकल सबस्टेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो देन द सबस्टेंस इज कॉल्ड। कह रहे यदि किसी विशिष्ट पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अचानक से शून्य हो जाता है तो वो पदार्थ कहलाता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी टाइपिकल सबस्टेंस है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, यदि सडनली उसका जो है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है तो वो कौन सा जो है सबस्टेंस है, बताइए। बेहद आसान है, फटाफट कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेमी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी कंडक्टर और ऑप्शन नंबर डी जो है इंसुलेटर। तो जब रेजिस्टेंस कम हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री होकर मूवमेंट करेगा बिना किसी जो है एनर्जी और हीट के लॉस के। मतलब कोई हीट और एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा और आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूव भी कर सकेगा। तो ऐसा किस में होता है, सिर्फ सुपर कंडक्टर में होता है। यानी सुपर कंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बिल्कुल जीरो होता है। तो जैसे जैसे जो है आपके जो भी कंडक्टर हैं, जैसे जैसे आपके कंडक्टर के रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जैसे जैसे घटता जाएगा तो वो सुपर कंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर की स्थिति में आके जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस। और जैसे जैसे यदि कम होता है, ठीक है, मतलब अगर बढ़ता है तो समझ लीजिए कि वो कंडक्टर नहीं है। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या है, उसमें कंडक्टेंस कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस जीरो है वो सुपर कंडक्टर या फिर बेस्ट कंडक्टर होगा उस चीज़ का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा की इकाई है। फटाफट कमेंट करिएगा, बेहद आसान। ये देख लीजिएगा इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, भाई फटाफट कमेंट करो। किलोवाट हावर, तो अभी किलोवाट हावर में अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, किसकी है, एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट हावर जो किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फ्यूज इज रेटेड मार्क्ड एज 16 एम्पियर इट मीन्स। अगर किसी सपोज डेट, यहाँ पे देखिएगा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक विद्युत सुरक्षा जो फ्यूज होता है, ठीक है, जो फ्यूज सबके घरों में होता है, लगा होता है, ठीक है, अगर बिजली है आपके घर में तो यदि जब एक विद्युत सुरक्षा फ्यूज जो होता है अगर उस पर 16 एम्पियर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, के रूप में यदि चिन्हित है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस। क्या वो जो है मतलब 16 एम्पियर से अगर लेस करंट रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ। या फिर जो है जो रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, उसका जो 16 ओम का उसका जो प्रतिरोध है 16 ओम का है। या फिर विल वर्क इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 16 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो है 16 डिग्री सेल्सियस ऊपर यदि टेम्परेचर रहेगा तभी वो फ्यूज काम करेगा। या फिर विल बी ब्लोन इफ करंट एक्सीड्स 16 एम्पियर, या फिर क्या होगा, अगर जो है 16 एम्पियर से अधिक अगर करंट उसमें फ्लो करता है तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सही आप लोग कमेंट कर रहे हो। किसी भी फ्यूज पे जो उसका मार्क किया रहता है कि ये इतने एम्पियर का, 16 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर या फिर जो है 20 एम्पियर, वो उसका मतलब ये होता है कि यदि इससे अधिक करंट अगर जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके थ्रू फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मेल्ट व्हेन देयर इज ए हाई राइजिंग इन। कह रहा है कि हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज तब पिघलता है जब निम्नलिखित उच्च वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होगी तो जो है आपका फ्यूज उड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर इंडक्टेंस, अधिष्ठापन, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस और ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जब करंट का जो फ्लो है यदि जो है अधिक हो जाएगा, जितना उस पर लिखा रहेगा उससे अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि जो है जो करंट का फ्लो है यदि फ्यूज के थ्रू अगर उस पर जितना लिखा गया, अगर मतलब उसकी जितना क्षमता है अगर उससे अधिक उसमें फ्लो होता है तो वो फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, वही कहते हो ना, देखो बिजली तेज आती है तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है, ज्यादा तेज आती है। तो चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में। आपको भी पता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। तो टंगस्टन का जो उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए क्यों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, इट इज गुड कंडक्टर, क्योंकि ये एक अच्छा संवाहक है।
ऑप्शन नंबर बी इट इज इकोनॉमिकल, ये किफायती है। ऑप्शन नंबर सी इट इज मेलेबल, ये निंदनीय है। और ऑप्शन नंबर डी इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलांक बहुत अधिक होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कभी कभी इसलिए जो है टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्योंकि इसका जो गलांक है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे अचानक में बिजली बहुत तेज आ जाती है, तो यदि कुछ ऐसे वैसे किसी मेटल का इस्तेमाल करके अगर उसका फिलामेंट बना दिया जाए, तो जिसपे कम हीट जो है क्या होगा, कम ही टेम्परेचर पे वो पिघल जाए, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में भी बिजली आती है तो सह लेता है, ठीक है। जितने वोल्ट का होगा वो बल्ब, ठीक है। अगर उस जैसे आपका तो 100 वोल्ट का बल्ब है, या फिर जो जो भी है 100 वाट का जो भी है, ठीक है। तो मतलब जितने का होगा वो अगर उससे अधिक आएगा तभी वो होगा। तो इसलिए इसका जो गलांक है ना, मेल्टिंग पॉइंट है, अधिक होता है टंगस्टन का, जिसके कारण जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, कह रहा है इन्वर्टर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में, या फिर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, या फिर अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट में, या फिर डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट करंट में। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है भाई, इन्वर्टर का काम क्या होता है, बैटरी में जो आपका जो डीसी करंट स्टोर है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में सप्लाई देता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चलो बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द करंट इन इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेप्टराइज, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन आदि में करंट होता है कितने एम्पियर तक का, 5 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर, या फिर दोनों ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए आर बी। तो इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में एटलीस्ट 15 एम्पियर तक का जो है क्या होता है, कम से कम 15 एम्पियर का क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। देख लीजिएगा, तो जो करंट इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में प्रोवाइड करवाया जाता है वो एटलीस्ट 15 एम्पियर का होता है, ठीक है। 5 एम्पियर कभी नहीं होगा, 5 एम्पियर बेहद कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में किस चीज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है ना, नोट कर लेना, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। लेकिन आपको ही पता है कि हमारे क्लास का रूल होता है, जो अंतिम क्वेश्चन होता है, जो कैंडिडेट देख रहे होते हैं उनको जवाब देना होता है। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्लास जो है कितने अटेंशन के साथ देख रहे थे। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप शर्माते हो कोई भी चीज करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस बताइए डेट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में जो है कन्वर्ट करती है, प्रायवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने वाली विद्युत युक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बोल देता हूँ एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर, या फिर ऑप्शन नंबर सी डायोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जो सही होगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कल के क्लास में मैं आपको जो है इसका सही आंसर बता दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा इन पे ध्यान देते हुए चलना है। कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है, विद्युत आवेश होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको यदि पता होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का जो है मतलब थ्योरी, तो आप जरूर बता पाओगे। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो एक सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, हमेशा पूछा जाता है। करंट यानी जो है धारा का एसआई मात्रक क्या है भाई, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। क्या है, एम्पियर, ठीक है। अगला है नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन ए सर्किट, किसी परिपथ में धारा के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण का नाम बताइए, हमेशा पूछा जाता है, एमीटर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा एमीटर। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट, ये तो और भी आसान है भाई। सर्किट में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है भाई, वाट है, नोट कर लीजिएगा क्या है, वाट है। और व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ पे पूछ रहा है, प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अगर केवल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है यूनिट पूछेगा तो किलोवाट बोलोगे, और प्रैक्टिकल अगर यूनिट पूछेगा
क्या बोलोगे? किलोवाट घंटा बोलोगे, ठीक है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी सेल से विद्युत धारा खींची जाती है तो ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है? तो भाई किसी भी सेल में जो है केमिकल ही होते हैं ना, तो क्या होता है जब किसी भी सेल से विद्युत धारा खींची जाती है तो किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो वहां पे केमिकल एनर्जी का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कह रहा है कि यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई बताओ भाई। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अभी ऊपर ही मैंने बताया, ठीक है। अगर ताप बढ़ाते हो किसी कंडक्टर का तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? वह अधिक मात्रा में एनर्जी और हीट जो है लूज होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने वाले प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। क्या नाम है भाई? रियोस्टाट है। क्या नाम है? रियोस्टाट उसको बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का। क्या करता है ये? कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, ठीक है, कंट्रोल करंट को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है? रियोस्टाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए किस जो आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग होता है? जो अभी मैंने फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग होता है? तो वह एलए होता है। क्या होता है? एलए होता है। किसका? टिन और लीड का। नोट कर लीजिएगा, किसका? टिन और लीड का, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ओवर होते हैं। यहाँ में मैंने जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं जो एमसीक्यू टाइप थे प्रैक्टिस सेट के। आप देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा इस क्लास का, ठीक है। फाइनली कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो फाइनली फिर मिलता है एक नए क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम पे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।